अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीएसएस मार्जिन पे। और इसके बाद हम देखते हैं पैडिंग भी देखेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी मेरी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस मार्जिन्स। तो मार्जिन्स क्या होते हैं? नॉर्मली मार्जिन्स किन चीज़ों को बोला जाता है? मार्जिन्स जो होते हैं ना, आप जब लोग पेपर पे कुछ लिखते हैं तो फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है आमतौर पे फुट से लाइन लगा देते हैं, मार्जिन लगा देते हैं, ताकि हमारा उनका जो टेक्स्ट है वो लाइन के इधर उधर ना जाए और एक खूबसूरत तरतीब में नजर आए। ठीक है, तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। यही मार्जिन जो है वो आपके सीएसएस में, एचटीएमएल में भी लग जाते हैं, वेब पेजेस में भी लगते हैं, ताकि कंटेंट जो है वो खूबसूरत नजर आए और एक ही फ्लो में नजर आए। ये नहीं कि एक कहीं जा रहा है और एक कहीं जा रहा है, मार्जिन होना चाहिए। तो मार्जिन जो है बेसिकली वो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, यानी बॉर्डर से बाहर। एक होता है मार्जिन, एक होता है बॉर्डर। बॉर्डर के ऊपर होता है मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन का क्या काम है? मार्जिन का काम है स्पेस प्रोवाइड करना, ताकि एक एलिमेंट जो है एचटीएमएल का वो आपको अच्छा और खूबसूरत नजर आए, या जितनी भी आपने स्पेस प्रोवाइड करनी है वो आपको नजर आए। ठीक है, तो ये मार्जिन है। एक सैंपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। डिवाइड डिव टैग के अंदर डिव टैग जो है उसको 70 पिक्सल का आपने मार्जिन दिया हुआ है और उसका फिर बॉर्डर दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब 70 पिक्सल को मैं 0 पिक्सल करके देखता हूँ। अब देखिएगा ये बिल्कुल जीरो हो गया। और ये बिल्कुल जीरो हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ भी बिल्कुल ठीक ठाक जैसे नॉर्मल नजर आता है वैसा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 20 देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिएगा क्या क्या होता है। ये देखें थोड़ा सा आगे चला गया। अब 20 से ज़्यादा फर्क वाजे नहीं हो रहा, तो मैं इसे 80 दे दूँ। ये देखें कहाँ तक आ गया। यानी उसने क्या किया, जहाँ से एनिमेट स्टार्ट हो रहा था इसने 80 पिक्सल का मार्जिन जो है चारों तरफ दे दिया, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। तो ये 80 पिक्सल का बॉर्डर जो है, ये मार्जिन जो है वो अप्लाई हो गया। जब हम सिर्फ मार्जिन खाली लिखते हैं तो वो चारों जगह पे अप्लाई हो जाता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह पर। अच्छा, margin properties are used to create space around elements outside of any defined borders। यानी जो बॉर्डर आपने डिफाइन किए हैं उसके बाहर मार्जिन अप्लाई होता है, और वो किसी भी जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी एलिमेंट में अप्लाई किया जा सकता है। So with CSS, you have a full control over the margins. These are the properties for setting margins of each side of the element, top, right, bottom, and left। अच्छा, CSS जो है ना वो आपको कंट्रोल बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है आपको मार्जिन का। मार्जिन आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हो, राइट साइड में भी लगा सकते हो, टॉप में भी लगा सकते हो और बॉटम में भी लगा सकते हो। इंडिविजुअली भी आप बॉर्डर्स को सेट, ये मार्जिन को सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको किसी सबको ही अप्लाई करो मार्जिन। हर सिर्फ आप सिंपल मार्जिन लिखते हो तो चारों में अप्लाई होगा, अलग अलग करके लिखते हो तो सिर्फ उसी हिस्से में अप्लाई होगा जिसके लिए दे रहे हो। जैसे कि मार्जिन टॉप है, मार्जिन राइट है, मार्जिन बॉटम है और मार्जिन लेफ्ट है। इस तरह से जिसमें भी अप्लाई करोगे सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन में भी अप्लाई होगा। तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। और फिर मार्जिन की जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ये तो है प्रॉपर्टीज। क्या है ये? प्रॉपर्टीज हैं। और ये आगे वैल्यूज हैं, वैल्यूज। तो इसमें क्या है? ये ऑटो। ऑटो का क्या मतलब है? ब्राउजर कैलकुलेट कर देगा मार्जिन, आपको करने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली जगह के हिसाब से वो कर लेगा। फिर आगे दूसरी है लेंथ। स्पेसिफाइड मार्जिन इन पिक्सल्स, पीटी, सीएम, सेक्टर। यानी आपने पिक्सल में भी दे सकते हो, पॉइंट में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, मार्जिन को परसेंटेज में भी दे सकते हैं आप। ठीक है, स्पेसिफाई इन मार्जिन परसेंटेज ऑफ ए विड्थ ऑफ ए कंटेनिंग एलिमेंट। क्या होता है कि आप परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हो कि यानी कितने परसेंट जो है विड्थ जो होती है एलिमेंट की, उसके कितने परसेंट में आपका मार्जिन नजर आना चाहिए।
इनहेरिट में क्या होता है, स्पेसिफाइज दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। इनहेरिट में क्या होता है कि जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसी का मार्जिन आप भी इनहेरिट कर रहे हो, कि जो उसने रखा हुआ है। जिस पेरेंट एलिमेंट में ये होता है कि आमतौर पे जो एलिमेंट है उसके अंदर आपने जो एलिमेंट दिया हुआ है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट देते हैं, जैसे बॉडी के अंदर आपने बाकी सारे एलिमेंट दिए, इस तरह से आपने H1 के अंदर जो है वो पी टैग दिया हुआ है, तो H1 पे भी जो माध्यम अप्लाई किया है वो आपका पी टैग पे भी अप्लाई होगा अगर आपको इनहेरिट लिख देते हो, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन जाता है इसमें। नेगेटिव वैल्यू जो है वो अलाउ नहीं होती मार्जिन में, ठीक है, नेगेटिव नहीं जा सकते। ये कुछ वैल्यूज हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो एलिमेंट है डिव का, इसका टॉप मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल है, राइट मार्जिन 150 है, बॉटम मार्जिन 100 है और लेफ्ट मार्जिन 80 पिक्सल है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ब्लू दिया है ताकि आपको नजर आ सके। 1 पिक्सल का बॉर्डर है, सॉलिड कलर होगा ये, और पैरेट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, इसको अपने मुताबिक कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको दिखाने के लिए कि मुख्तलिफ बॉर्डर्स भी दे सकते हो, मुख्तलिफ वैल्यूज दे सकते हो मार्जिन के लिए, ठीक है। मार्जिन कोलैप्स प्रॉपर्टी। अब क्या है कि मार्जिन भाई फर्स्ट करो, समटाइम्स टू मार्जिन कोलैप्स इनटू सिंगल मार्जिन। क्या होता है कि मार्जिन जब दो मार्जिन है वो सिंगल मार्जिन बन जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो टू और टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ एलिमेंट आर समटाइम्स कोलैप्स इनटू सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू ए लार्जेस्ट ऑफ टू मार्जिन। क्या होता है, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है वो आमतौर पर कोलैप्स हो जाते हैं और एक सिंगल बॉटम बन जाता है, सिंगल मार्जिन बन जाता है। तो दैट इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ टू मार्जिन, यानी कि टू मार्जिन का लार्जेस्ट बन जाता है। दिस डज नॉट हैपन ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ओनली टॉप एंड बॉटम मार्जिन। यानी कहता है कि टॉप एंड बॉटम मार्जिन पे ये करता है। जैसे कि मार्जिन H1 का आपने दे दिया 00 एंड 50 H2 का 20 मिनरल्स, ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये कोलैप्स करते हैं, ठीक है, किस तरह से ये कोलैप्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टॉप in this example H1 element has a bottom margin of 50 pixels and the H2 element has a top margin of 20 pixels. So the vertical margin between H1 and H2 should have the had been 70 pixels, 50 plus 20. However, due to a margin collapse, the actual margin ends up at 50 pixels. वो क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 70 पिक्सल, लेकिन ये 50 पिक्सल आ रहा है क्योंकि मार्जिन कोलैप्स कर गया हुआ है, ठीक है। मार्जिन क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। यहाँ पे मैं दिखाने के लिए भी बोल देता हूँ, लेकिन वो आमतौर पर नजर नहीं आएगा आपको। बॉर्डर कलर जी, तो स्टूडेंट बात हो रही थी मार्जिन फ्लैप्स होने की। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये दो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, मार्जिन बॉर्डर डैश की, बॉर्डर स्टाइल की, और बॉर्डर कलर की, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। अब बॉर्डर तो देखें इतने तक है, बॉर्डर में कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन मार्जिन बॉर्डर के बाद में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मार्जिन से मेरा कोशिश थी कि मैं आपको दिखाऊं, बट ये दोनों मार्जिन जो है वो कोलैप्स कर गए हैं और आपस में यानी 50 पर आ गए हैं, 70 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका कार था थोड़ा सा दिखाने का आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाई अब वो एग्जांपल में क्या हुआ कि H1 जो है वो उसका बॉटम जो है वो 50
मेगा 50 पिक्सल था, वही जो है उसे टॉप मार्जिन 20 पिक्सल था, तो दोनों को 70 पिक्सल होना चाहिए था, बट बॉर्डर क्लैश होने की वजह से ये 50 पिक्सल ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टीज हैं। मार्जिन है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है, इसमें क्या है कि सारी जगह पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिमांड मार्जिन बॉटम जो है लेफ्ट राइट एंड टॉप ये अलग से है। अब इस तरह से हम पैडिंग की तरफ जाते हैं। पैडिंग क्या करती है? पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एचटीएमएल एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ अ डिफाइंड बॉर्डर। अब क्या है कि मार्जिन जो है वो क्या थे, वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे बॉर्डर्स के बाहर। ये बॉर्डर्स के अंदर जो है कंटेंट्स जो लिखे हुए हैं ना, जो आपने कंटेंट्स लिखा हुआ है, यानी वट जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने H1 के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज अ हेडिंग, तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है आपने, दिस इज अ हेडिंग, इनके बीच में स्पेस, यानी कि इसके शुरुआती जो स्पेस है, यानी कि यूं समझ लो कि एलिमेंट या बॉर्डर की जो लाइन होती है वहां से आपकी जो एलिमेंट्स के कंटेंट्स की जो शुरुआत है, उसके बीच कई स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखें जैसे ये है, ये एक लाइन है, अब इसके बीच में देखें कितना गैप आया हुआ है। तो ये गैप जो है वो हम किस तरह से दे सकते हैं और हटा सकते हैं, ये पैडिंग कहते हैं इस गैप को। इस गैप को क्या बोलेंगे हम? पैडिंग बोलेंगे। तो ये पैडिंग कितनी है, किस तरह से देनी होती है, ये इसका तरीकाकार क्या है, ये देखें। पैडिंग दे दी इसने 70, डिव के अंदर उसने दे दी है 70। बस करो यहाँ पे कुछ भी नहीं देता, मैं 0 कर देता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। ये दी, ये हालत है बगैर कुछ दिए पैडिंग। अब पैडिंग दी है, बस पर 50 दे दी है, तो 50 में क्या है कि ये 50 पैडिंग लग गई है इसकी ऑल अराउंड, हर जगह पे लग गई है। हर ये शॉर्ट एंड मेथड है बेटा, खाली पैडिंग 50 देते हो तो ये हर जगह पे चारों तरफ पैडिंग 50 लग जाएगी। ठीक हो गया। अब सीएसएस पैडिंग को देने का लगाने का तरीका जानते हैं क्या है। पैडिंग जो है प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड द डिफाइंड बॉर्डर, यानी डिफाइंड बॉर्डर के अंदर आपकी जो स्पेस है, एलिमेंट कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो, किस तरह से डिस्प्ले हो, ये चीज पैडिंग बताती है आपको। सीएसएस यूज जब करते हो तो पैडिंग पर भी आपको पूरा कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। जैसे कि आप टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, ये सारा कुछ ले सकते हो, टॉप लेफ्ट लेफ्ट राइट बॉटम। ठीक है, इसका तरीका का सेम है। लेंथ भी आप भी दे सकते हो, यानी कि किस तरह से टॉप बॉटम, यानी कि पैडिंग टॉप जो है वो आप पिक्सल में दे सकते हो, पॉइंट में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो। परसेंटेज जो है वो आप परसेंटेज विड्थ कंटेनिंग एलिमेंट वगैरह देते हो। इनहेरिट में क्या होता है, जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं। नेगेटिव वैल्यू इसमें भी अलाउ नहीं है, जैसे आपने मार्जिन में पढ़ा है। तो इसकी चलो हम ट्राई करके देखते हैं कि हमने div टैग को क्या किया है। हमने इस div टैग के अंदर हमने पहले तो बॉर्डर लगाया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सेट डिफरेंट पैडिंग फॉर ऑल फोर साइड। मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि चारों साइडों पर पैडिंग दी गई है और मुफ्त पैडिंग दी गई है। ठीक है, चारों साइडों पे। ये भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले दिखाया एक बार, तो ये कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले होगा। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे यूज की जा सकती है? शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ आपको पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, और आप इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट हैंड पैडिंग यूज करनी है तो आपको फिर इस तरह से देना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड पैडिंग में आपको आमतौर पर सारी प्रॉपर्टीज एक ही लाइन पे दे देते होते हैं। अब ये पैडिंग है, अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो वो एक वैल्यू चारों पे लग जाएगी, लेकिन अगर आप सेपरेटली देते हो तो टॉप राइट लेफ्ट बॉटम लेफ्ट की सारी, यानी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है ऐसे। ठीक है, तो आपने देनी है, बस करो मैं कहता हूँ कि भाई पैडिंग दे दो आप, शॉर्ट एंड दे दो प्रॉपर्टी के थ्रू। तो कैसे देनी है? 25 50 75 एंड 100। तो एज इट इज आप देंगे 25 50 75 100, जिसमें आपके पास टॉप रेटिंग 25 है, बॉटम जो है वो इतनी है, राइट जो है बॉटम और लेफ्ट, इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप तीन वैल्यूज दे दो, टॉप लेफ्ट बॉटम, तो
ये एक तरह से चल पड़ेगी। ठीक है, चला के देखते हैं हम। हमें वैल्यू पहले 4 दी थी, अब पैडिंग प्रॉपर्टी है 3 वैल्यू। अगर 3 वैल्यूज हैं तो कैसे देनी है वो अपने आप से देनी है। लेफ्ट को छोड़ दोगे, आखिरी को छोड़ दोगे, बाकी आ जाएंगे। और अगर 2 वैल्यूज हैं तो सिर्फ टॉप एंड बॉटम जो है वो आपके इसमें अप्लाई होंगे, और लेफ्ट एंड राइट जो 50 अप्लाई होगा, यानी कि टॉप एंड बॉटम 25 आ जाएंगे और 50 जो है वो लेफ्ट एंड राइट में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर सिंगल आप देते हो तो चारों साइड में वो सिंगल लग जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। ये वो केस है जिसमें आपने 3 वैल्यूज दी। ठीक है, लेफ्ट वाली को छोड़ दिया आपने। समझ आ रही बात। लेफ्ट वाली को आपने क्या किया, छोड़ दिया। तो इसमें टॉप पे 25 है, राइट जो लेफ्ट जो है वो 50 पे होगी, क्योंकि आपने जैसे ही लेफ्ट छोड़ी है तो उसने राइट वाली से कॉपी कर लिया, यानी कि राइट वाली से, राइट वाली को जो दी है उसने वो लेफ्ट वाली को भी देना शुरू कर दिया। बॉटम में 75 है, तो यहाँ से और यहाँ से वो 50 पिक्सल की देगी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक हो गया, ये चारों क्लियर होगी कि अगर सिंगल देते हो वैल्यू तो वो चारों पे अप्लाई हो जाएगी, 2 देते हो तो बॉटम पे, टॉप बॉटम पे और राइट लेफ्ट पे अप्लाई होगी, 3 दोगे तो वो लेफ्ट राइट वाली ही, राइट वाली ही लेफ्ट को दे देगी, और 4 देते हो तो चारों को डिफरेंट लग जाएगी अगर डिफरेंट वैल्यू की है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, में विड्थ की बात है थी वो तो हमने की। तो पैडिंग विद एंड एलिमेंट विड्थ क्या होता है कि जी CSS width property specify the width of a element content area. The content area is a portion inside the padding box border and the margin and element. Box model में आपको भी आगे जाकर मैं box model दिखाता हूँ. So if the element has a specified width, the padding added to that element will be added to a total width of the एलिमेंट। दिस इज अनडिजायरेबल रिजल्ट्स। क्या होता है कि भाई अगर आपने विड्थ दी हुई है, ठीक है, किसी भी बेसिकली विड्थ जो होती है ना वो एलिमेंट्स के कंटेंट्स के लिए होती है विड्थ। ठीक है, तो अगर विड्थ दी है और साथ आप बॉर्डर पैडिंग भी दे रहे हो तो वो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स मान लेंगे आपके लिए। मीन्स कि अगर आपके पास div टैग में 300 पिक्सल की विड्थ है और एक्चुअल विड्थ जो है div टैग की विल बी 350, क्योंकि 25 मेगापिक्सल आपकी लेफ्ट साइड पे पैडिंग होगी और राइट साइड पे पैडिंग होगी, तो वो 350 पिक्सल पे चली जाएगी। तो इसके लिए आपके रिजल्ट जो है वो अनडिजायरेबल हो जाएंगे, यानी जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो नहीं मिल रही, तो ज़्यादा मिल रही होगी, क्योंकि विड्थ जो है उसके साथ प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पैडिंग। ये आगे सारी वही है। आप हाइट एंड विड्थ देख लेते हैं थोड़ी सी। हाइट एंड विड्थ में क्या है कि हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी जो है वो हाइट और विड्थ सेट एलिमेंट को सेट करने के लिए होती है। मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम विड्थ को सेट करने के लिए की जाती है। ठीक है, और इस तरह से आपकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो भी सेट हो जाती है। आई यूज सेट हाइट एंड विड्थ एंड हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन्स, यानी हाइट और विड्थ जो है उसमें पैडिंग बॉर्डर्स और मार्जिन इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, वो अलग से होते हैं। इट्स सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ द एरिया इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन, यानी कि ये तीनों चीजें, पहले मार्जिन आता है, फिर बॉर्डर आता है और फिर इसके अंदर पैडिंग आती है। इन तीनों के बाद आपकी हाइट एंड विड्थ सेट होती है उस कंटेंट के ऊपर जो आपने दिया हुआ है, चाहे वो इमेज है चाहे वो टेक्स्ट है। तो इसको देने के लिए कुछ वैल्यूज हैं। ऑटो है, आपको पता ही वो क्या है, मैंने वो थोड़ी देर पहले बताया कि ब्राउजर कैलकुलेट करता है। लेंथ जो है वो आप पिक्सल में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो। परसेंटेज जो है वो आपको हाइट और वेट की परसेंटेज जो है कंटेन, जो ब्लॉक कंटेन कर रहा है वो उसके मुताबिक दे सकते हो। इनिशियल एंड इनहेरिट, इनिशियल नया चीज है यहाँ पे। सेट द हाइट वेट टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। इनिशियल में क्या होता है कि जो एलिमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना उसके मुताबिक हाइट एंड विड्थ जो है सेट होती है, तब हम इनिशियल देंगे। अगर हम चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू आए तो हमें इनिशियल देंगे। इनहेरिट में क्या होता है, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, पेरेंट की वैल्यू है हाइट विड्थ की, वही आ जाएगी इसमें। अब ये हाइट एंड विड्थ देखते हैं डिव के अंदर के हाइट एंड विड्थ क्या है। अब देखिए हाइट इतनी है 200 पिक्सल, 50 पिक्सल जो है विड्थ है इसकी, और
बैकग्राउंड जो है बॉर्डर ब्लू दे दी है उसने। मैं इसको विड्थ को कम करता हूँ और 30 पे लेके आता हूँ, रन करके देखता हूँ कितनी होती है। अब देखिए विड्थ जो है कम हुई। समझा गई बात। तो ये डिव टैग की जो विड्थ है हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं। हाइट जो है वो भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है, तो हम उसको हाफ कर देते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ये हाफ होगी, हाफ से भी बल्कि कम करनी चाहिए थी हमें। हम कर देते हैं इसको 75 पिक्सल। 75 पिक्सल तक ठीक होगी, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग मैक्सिमम विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ जो है एलिमेंट की, वो आप वो भी सेट कर सकते हो। वो भी उसके देने का तरीका कार बिल्कुल सेम है जैसे इसको दिया। ठीक है। प्रॉब्लम विद div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element 500 pixels. The browser then add horizontal scroll bar to a page. क्या होता है कि div की जो width है अगर वो बड़ी है, आपकी विंडो साइज, ये विंडो साइज क्या होता है, ये जो पूरा साइज आपको नजर आ रहा है पेज का, बॉडी जो है ये बड़ी, ये जो है ये छोटी है, और आपका जो div का टैग है वो, उसकी जो पिक्सेल्स हैं या उसका जो एरिया है जो आपने दिया है, जो विड्थ दी है, मैक्सिमम विड्थ दी है, वो ज़्यादा है। तो उस वक्त में क्या होगा, उस वक्त में स्क्रॉल बार जो है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि ये स्क्रॉल बार है ना, तो ये एरिया बड़ा है तो उसने स्क्रॉल बार दे दिया ताकि हम नीचे आ सकें। इस तरह से लेफ्ट एंड राइट भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे है नहीं ऐसा, ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस ब्राउज़र हॉरिजॉन्टल बार जो है वो बता दिया जाता है ताकि बेहतर किया जा सके। Max Speed instead in this situation will include a browser handling small windows. मैक्स विड्थ जो है वो कहता है इस सिचुएशन में इम्प्रूव करता है ब्राउजर्स की हैंडलिंग स्मॉल विंडोज। ड्रैग द ब्राउजर विंडोज टू a smaller than 500 pixels wide to see the difference on the two. The element has 100 pixels and a maximum width of 500 pixels. If you some reason to use a width property and a maximum width property for the same element, and the value of the width property is larger than the maximum width property. The maximum width property will be used and the क्या हो रहा है कि अगर आप ना, अब ये क्या कह रहा है, ये नोट में क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई अगर फर्स्ट करें आपने विड्थ प्रॉपर्टी को और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी को एक ही एलिमेंट के अंदर यूज कर लिया है, तो क्या होता है कि जो विड्थ प्रॉपर्टी वैल्यू जो है विड्थ प्रॉपर्टी की, वो मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी से बड़ी का हो जाती है। फर्स्ट करें आपने विड्थ दिया है 200 और मैक्सिमम विड्थ दिया आपने 100, तो क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ जो है वो यूज होगी और विड्थ जो है वो इग्नोर हो जाएगी, यानी 200 इग्नोर हो जाएगा, 100 चलेगा उस सूरत में, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ जो है टेक प्योरिटी ओवर विड्थ। समझ आ गई। और div element has a height of 100 pixels and a maximum width of 500 pixels। यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको करके कि देखिए ये 100 पिक्सल है और वो 500 पिक्सल है। तो resize the browser window you will see that ये मैक्सिमम है और ये हाई विड्थ जो है इसकी हाइट है। तो आप अगर रीसाइज करते हो इसको, तो यहाँ पे देखिए ये चीज, ये छोटा मोटा होकर रीसाइजिंग में div element has a height of 100 and maximum width of 500 pixels। अब फर्स्ट करें, मैं विड्थ भी देता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल दे दिया, तो ये इग्नोर हो रही है। उसने वैसे दो चीज देती है, ये इग्नोर हो रही है। ठीक है, मैं 1500 पिक्सल देता हूँ। अब देखते क्या होता है। अब मैंने 1500 पिक्सल मैक्सिमम दिया, ये इग्नोर हो गया, ये मैक्सिमम विड्थ है। तो देखिए ये स्क्रोल बार नीचे वाली बन गई, ये लंबी थोड़ी, समझ आ गई। इसको मैं कह रहा था कि ये जो है ना स्क्रोल बार ऐड हो जाती है अगर आपका डिव का साइज जो है बड़ा। अब बॉक्स मॉडल को देखते हैं। सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या चीज। बेटा बॉक्स मॉडल किसे बोलते हैं, बॉक्स मॉडल कहते हैं कि भाई जब हम डिजाइन कर रहे होंगे उसको, तो वहां पर हमारा बॉक्स मॉडल यूज होगा।
इसको पहले समझना चाहिए। ये जो आपकी जो एलिमेंट्स है ना, जिनको आप एचटीएमएल एलिमेंट बोलते हो या एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइलिंग कर रहे होते हो सीएसएस के साथ, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंटेंट होता है। कंटेंट में लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ, ये कंटेंट है। इसके ऊपर आपकी पैडिंग लगती है और पैडिंग के ऊपर आपका बॉर्डर लगता है और बॉर्डर के ऊपर आपका मार्जिन लगता है। तो ये आपका बॉक्स मॉडल है, ठीक है, जो बताता है कि किसकी क्या जगह है। सबसे पहले कंटेंट आता है, फिर उसके ऊपर बॉर्डर पैडिंग आता है, फिर बॉर्डर आता है और फिर मार्जिन आता है। यानी सबसे टॉप पे मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और सबसे लास्ट में कंटेंट। अक्सर कंटेंट और पैडिंग जो है मिक्स हो जाती है, जो मैंने अभी पहले सिचुएशन में बताई थी, यानी पैडिंग कोलैप्स हो जाती है या ऐसे कुछ। तो ये सारी चीजें हैं। कंटेंट जो है जहाँ पे टेक्स्ट और इमेजेस जो है आपके अपीयर होते हैं उसको कहते हैं कंटेंट। पैडिंग जो है वो क्या करता है, वो कंटेंट के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो साफ सुथरा कर देता है, यानी एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करता है आपको। पैडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, उसको कलर नहीं किया जा सकता। समझ आ गई बात। और अब बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। बॉर्डर क्या होता है, कंटेंट और पैडिंग जो है, कंटेंट और पैडिंग इन दोनों के इर्द गिर्द जो है आप बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर जब भी आप लगाते हो समझो वो पैडिंग और कंटेंट के अंदर लगा हुआ, सॉरी कंटेंट के बाहर लगा। मार्जिन जो है वो क्या करता है, वो बाहर से, बॉर्डर के बाहर से जो आउटसाइड एरिया है उसको कवर क्लियर करता है। और मार्जिन भी है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। The mouse border allows us to add border around elements to define a space between the elements, ठीक है। तो ये बॉक्स मॉडल जो है ये आपके सामने नजर आएगा आपको। ये बॉक्स है, अब देखिए यहाँ पे लाइट ग्रे जो है वो ये कलर है। वेट जो है इसकी 300 पिक्सल, बॉर्डर जो है उसका लगाया 15 मेगापिक्सल का सॉलिड में ग्रीन में। पैडिंग जो है वो बाहर लगी हुई है, ये आप देख रहे हो इसकी बीच में पैडिंग। अगर मैं पैडिंग जो है वो जीरो कर दूँ तो आपको अभी नजर आएगा ये रिकमेंड पैडिंग क्या कर दी है, जीरो कर दिया। आप देखिएगा ये जो स्पेस है ये कैसे कम होती है। ये देखिए मैंने जीरो कर दी पैडिंग, और सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन करने थे, सॉरी 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 सॉरी, मार्जिन करने, नॉट पैडिंग। पैडिंग से क्या होता है कि पैडिंग से इंटरनल ये कंटेंट का और ये बाहर का जो एरिया है वो कम होता है। ये सॉरी वो जो है वो इंक्रीज होता है, स्पेस आती है। ये देखें ये भी अच्छा हो गया आपके सामने, जो ये काम मैंने पैडिंग को छेद दिया। अब देखें दिस, और ये इसकी दीवार में कोई फर्क नजर आ रहा है बॉर्डर के अंदर, इसमें नहीं नजर आ रहा। अब देखिएगा जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पैडिंग लग गई। इसकी पैडिंग जो थी उसने दी है 50, यानी कि चारों तरफ 50 पैडिंग लगा दी उसने। कितना से खूबसूरत भी नजर आ रहा है। मार्जिन जो है वो 20 मेगापिक्सल है। मैं इसको जीरो करता हूँ तो देखिएगा ये बिल्कुल इसके साथ चला जाएगा। ये देखिए मार्जिन जो है वो खत्म हो लेफ्ट साइड में। तो मैं दोबारा से देता हूँ इसको। ये देखिए दोबारा से ये, ठीक है। तो ये था का बॉक्स मॉडल। फिर तो हाइट एलिमेंट की हम सेट कर सकते हैं, तो हम ब्राउजर्स के साथ बॉक्स मॉडल किस तरह से वर्क करता है ये देखने के लिए। तो विड्थ एंड हाइट जो है ये देखते हैं कि कुछ ऐसे नजर आ रहा है आपको। कैलकुलेट टोटल विड्थ, पिक्चर अबाउट 350 मेगापिक्सल वाइड, सॉरी पिक्सल वाइड, एंड टोटल वेट जो है ऑफिस एलिमेंट 350। अब यहाँ पे देखें आपने 320 वेट दी, इसकी पैडिंग 10 दे दी, बॉर्डर दे दिया और मार्जिन बनी। अब यहाँ पे वेट कैलकुलेशन बता रहा है 320 वेट थी इसकी, 20 पिक्सल जो है वो पैडिंग थी, वो लेफ्ट एंड राइट लगी, इसलिए वो 360 पे चलेगी। 10% जो है वो सॉरी 20 पिक्सल वो लग गई इसकी पैडिंग, सॉरी। तो 340 पे चलेगी और 10 पिक्सल जो है वो अप एंड डाउन लग गई, तो 350 पे चलेगी। और ये जो मार्जिन है ये ऐड नहीं हुई, इसलिए 350 तक है। एक्चुअल क्या थी 320 थी, और ये पैडिंग लगाकर वो भी ऐड हो गया, तो इसकी वेट उसकी बढ़ जाती है। याद रखिएगा पैडिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है।
अब आगे बेटा कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले भी एचटीएमएल में यूज करते रहे हो, जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर कैसे आपने फॉर्मेटिंग उसकी करनी है। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कलर लगाना पड़ता है बॉडी के अंदर, H1 का कलर दे दें और ये सब काम कर लें। टेक्स्ट कलर आपने चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कलर यूज करते हो, कलर ब्लू, ये प्रॉपर्टी यूज करते हो कलर ब्लू। और ये वाइट की प्रॉपर्टी, इसकी इसके लिए H1 के लिए आप वाइट प्रॉपर्टी यूज करते हो, यानी कि जो यूज कर रहे हो कलर वो है वाइट। बैकग्राउंड जो है आपने ब्लैक लिख दिया, यहाँ पे आपने लाइट ग्रे कर दिया और कलर ब्लू कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से आप टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर दो, खाली कलर को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट है कि टेक्स्ट को लाइन कैसे करते हैं। टेक्स्ट अलाइन करने का तरीकाकार ये है कि भाई आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी है तो टेक्स्ट डैश अलाइन जो है, ये अलाइनमेंट करने के लिए क्या, अलाइनमेंट बेसिकली किसकी होती है, अलाइनमेंट ये है कि आपने सेंटर पे रखना है टेक्स्ट को, लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे रखना है, कहाँ पे रखना है, टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी राइट अलाइनमेंट इज द डिफॉल्ट इफ द डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट। और अगर लेफ्ट जो है वो अलाइनमेंट जो डिफॉल्ट होती है, अगर टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन के नाम की एक प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू सेंटर भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो आप इसको यूज करते हैं, देखते हैं यूज करके। अब देखो टेक्स्ट लाइन H1 के लिए उसने बोला सेंटर में आना चाहिए, H2 जो है वो लेफ्ट में आना चाहिए, H3 जो है राइट में आना चाहिए। अब उसने तीन हेडिंग्स यूज करके देखी है और इसमें सेंटर लेफ्ट राइट करके देखा है। ये लेफ्ट में आया है, ये राइट में आ रहा है और ये H1 जो है सेंटर में। ठीक हो गया, यानी कि अप्लाई भी हो गई। आगे टेक्स्ट डायरेक्शन है कि भाई टेक्स्ट डायरेक्शन एंड यूनिकोड पीडी property can be used to change the text direction of an element. डायरेक्शन जो है RTL और यूनिकोड BD ओवरराइड्स, ये काम कैसे होता है भाई, देखें ये क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन टोटली चेंज कर, डायरेक्शन RTL कर दिया इसने और BD ओवरराइड कर दिया, तो अब क्या, दिस इज राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज डिफॉल्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, दिस इज दी, this is right, sorry, RGIST, right to left text direction। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करके रखनी है, तो ऐसा भी होता है, ये भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट भी इस तरह से कर सकते हो, टॉप है, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आपको वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है और उसके लिए आपको वैल्यू जो है पॉसिबल वो है ड्रॉप है, मिडल है और बॉटम है। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हो लाइक दिस, ये आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस और साथ ही दिया तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या चीजें आती हैं आपके पास, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज टू सेट और रिमूव टेक्स्ट डेकोरेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है कि ये टेक्स्ट की जो टेक्स्ट के अंदर जितनी डेकोरेशन की है, जैसे कि अंडरलाइन है, फॉर्मेटिंग हुआ है, इटैलिक लगा हुआ है, रेड कलर में है, बोल्ड है वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ जो है इसको रिमूव भी करने के लिए यूज होता है और लगाने के लिए भी यूज होता है। तो जब आप इसको नन कर देते हो तो वो जितनी भी जो कुछ भी आपने किया होता है लिंक्स के अंदर से अंडरलाइन भी खत्म हो जाती है, यानी हाइपरलिंक भी आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ए टैग में आपने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन जो खत्म ही होता, सॉरी जो अंडरलाइन है वो खत्म हो जाती है। आमतौर पर आपने हाइपरलिंक जब जब भी आप बनाते हो, ठीक है, जब भी आप बनाते हो तो WC स्कूल इस तरह से नहीं लिखा होता। ठीक है, लाइक मैं अगर इसको खत्म करता हूँ, ये लीजिए, और अब मैंने चला, अब देखें WC स्कूल के अंदर क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, ये अंडरलाइन नजर आ रही है।
अगर मैं अंडरलाइन को खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन को टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन को मुझे क्या करना है, नन करना पड़ेगा। तो नन करूंगा तो क्या होगा, ये जो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। ये कहाँ पे यूज होता है, ये मेन्यूज को बनाने में यूज हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये जो मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं, ये जो राइट साइड पे, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हुई है, ठीक है। एंड आर यूज टू डेकोरेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यानी ओवरलाइन करना है आपने, लाइन थ्रो करना है, अंडरलाइन करना है, वट जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये तीन वैल्यूज दी हुई है, ओवरलाइन ये है, अंडरलाइन ये, लाइन थ्रो ये है, और अंडरलाइन ये चीज है। तो इस तरह से आप इसको टेक्स्ट को डेकोरेट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी बीच में आ जाती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस इन अ टेक्स्ट। ठीक है, क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है अपर केस में या लोअर केस में या कैपिटलाइजेशन में। अगर आप कहते हो चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट जो है वो फुल कैपिटल में आए तो आप अपर केस यूज करो। लोअर केस अगर आप कहते हो कि स्मॉल लेटर्स में आए तो लोअर केस यूज करो। और कहते हो कि पहला लेटर जो है हर वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए, तो वो कैपिटल होगा, उसके लिए कैपिटलाइज यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट स्पेसिंग की बात करते हैं। टेक्स्ट स्पेसिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट में टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। क्या होता है कि पहली लाइन जो है टेक्स्ट की वो इंडेंट हो जाती है। देखिए ये इंडेंटिंग कहते हैं इसको। ये जो टू लाइन फिंगर होती है ना पैराग्राफ को ऐड करने के लिए, इसे टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं। ये 50 पिक्सल आपने ली। ये बेसिकली सारी फॉर्मेटिंग है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो, उस तरह की फॉर्मेटिंग की ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे एचटीएमएल में भी दी जा रही है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। टेक्स्ट इंडेंटिंग आपको 50 दे रही हो ताकि फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन का जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हो सके, 50 पिक्सल तक वो इंडेंट हो जाएगा आगे चलते। लेटर स्पेसिंग नहीं होता है कि कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस होगी, यानी ये जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हो ना, जैसे कि एग्जांपल है, इसके बीच में भी स्पेसेस होंगी। वो कितनी स्पेस होनी चाहिए भाई, ये देखिए, दिस इज हेडिंग 1, कितनी 3 पिक्सल की स्पेस दी है यहाँ पे H1 में। H2 में उसने -3 पिक्सल दी है, यानी कि इकट्ठा माइनस में भी अलाउ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो बिल्कुल जुड़ जाएगा साथ साथ। इस तरह से लाइन हाइट है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द लाइंस। यानी लाइन स्पेसिंग जो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज यूज की जा रही है। अब 0.7 जो है वो लाइन हाइट है, तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये लाइन हाइट। और ये जो पैराग्राफ है इसमें 1.8 है वो आपको नजर आ रही है, यानी इसमें स्मॉल और इसमें बिग। यहाँ पे स्मॉल, सॉरी ये स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए 0.7 ये चीज नजर आ रही है आपको, ठीक है। और बिग के लिए आपको ये चीज 1.8 जो है वो नजर आ रही है। ये चीज, ये जो है ये नॉर्मल है, डिफॉल्ट, ठीक है। ये 0.7 और ये 0.8। और क्या कहते हैं, ये डिफॉल्ट लाइन हाइट इज मोस्ट क्लोजर इज अबाउट 110% टू 120%। फिर इस तरह के बाद वर्ड स्पेसिंग भी आ जाता है कि वर्ड स्पेस को किस तरह से स्पेस करना है। वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो वर्ड स्पेसिंग के लिए क्या करना पड़ रहा है भाई, वर्ड स्पेसिंग के लिए आपको वर्ड डैश स्पेसिंग यूज करनी है, 10 पिक्सल या -5 पिक्सल। तो इसका प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये देखें, यहाँ पर H1 जो है उसमें उसने 10 पिक्सल दिए हैं, वर्ड स्पेसिंग को यहाँ पे -5 करनी है, यानी क्लोज करनी है। जो थी वो भी क्लोज करनी है, यानी कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, वर्ड को आपस में जोड़ भी सकते हो। ठीक हो गया। वाइट स्पेसेस खाली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। वाइट स्पेस इक्वल टू नो रैप। नो रैप में क्या होता है कि आपके पास लंबी चौड़ी लाइन आ जाती है, यानी यहाँ पे देखो जैसे टेक्स्ट दिस टेक्स्ट दिस टेक्स्ट सम टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाता है ना पैराग्राफ, वो नहीं होगा, बल्कि लंबा चौड़ा सा पेज बनता जाएगा जितना भी है। तो इसमें नो रैप कहते हैं, ठीक है। नो रैप में क्या होता है, आपका पेज लंबा चौड़ा बिट वाइज इंक्रीज होता रहता है, जितना आपका टेक्स्ट है जितना आपका कंटेंट है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे शेडिंग
वो देख सकते हैं शेडोज को, टेक्स्ट की शेडोज आपने प्रॉपर्टी को ऐड करना है टेक्स्ट के अंदर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये खूबसूरत बनाने के लिए देखो ये चीज़ भी आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट को शेडो आपने देना है, टेक्स्ट शेडो 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। तो इसमें क्या है, 2 मेगापिक्सल क्यों किस तरह से आ रहा है भाई, रेड कलर ऐड करना है शेडो में, तो टेक्स्ट शेडो 2 मेगापिक्सल। आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल शेडो 2 पिक्सल और वर्टिकल शेडो, ये जो दो वैल्यूज है आपको नजर आ रही, ये वाली, ये एक हॉरिजॉन्टल शैडो के लिए और एक वर्टिकल शैडो के लिए। ठीक है, पहली हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल के लिए। फिर आप कलर भी इफेक्ट कर सकते हो, रेड कलर डालो तो रेड कलर भी आ जाएगा भी। अगर आप ब्लर करना चाहते हो टेक्स्ट को शैडो में तो आप ब्लर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 मेगापिक्सल एड इफेक्ट करना है तीसरे नंबर पे, तो आप उसको ब्लर भी कर सकते हो लाइक दिस। मैं इसको 15 कर देता हूँ तो ये और ब्लर हो, ये देखो ग्लो कर, ठीक है, क्या करे ग्लो करे। मैं इसको अगर येलो कर दूं तो ज़्यादा शायद लाइट लग रहा है, ठीक, या ग्रीन कर दूं तो और खूबसूरत है। इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स करके देख सकते हैं। तो ये 2 मेगापिक्सल जो है वो आपका क्या है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल था, ये आपका जो है वो वर्टिकल है, ये कितना वर्टिकल नीचे आ, समझ आ गई बात। और ये कितने मेगापिक्सल तक आए, ये भी देखो, मैं इसको 95 कितना फैल गया, ब्लर हो गया, कितना ज़्यादा ब्लर हो गया। तो ये एक तरह की मजे मजे की प्रॉपर्टीज हैं, इसको ट्राई किया करें, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आज का लेक्चर जो हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे मजीद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।